Assalamu alaikum everyone. This is Rohanul Haq here and I hope that you all are doing well. आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपका सेंटेंसेस के ऊपर टेस्ट ले लिया जाए। सेंटेंसेस का टॉपिक और चैप्टर हमने कवर किया है बहुत अच्छी तरीके से और इसकी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। मैंने आपको सेंटेंस पैटर्न्स पढ़ाया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा दिया रिलेटेड टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका हम टेस्ट आज लेंगे और इसके एमसीक्यूज 30 हैं। डिफ़िकल्टी ईजी रखी है। ईजी मैंने इसलिए रखी है, एमसीक्यूज इसलिए इतने कम रखे हैं ताकि मैं टेस्ट कर सकूं, क्योंकि ये हमारा पहला टेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आपसे एमसीक्यूज सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे। अगर ये चीज़ सही रहेगी और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव फीडबैक रहेगा तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर हम टेस्ट लेंगे। तो MCQs 30 हैं, इसका मतलब 15 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो आप पास हैं। तो आप अपना जो भी स्कोर आए वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इसकी कोई ग्रेडिंग नहीं है। बस ये है कि आप अपना स्कोर नोट डाउन कर लीजिए। उस टॉपिक के अंदर जहाँ भी इशू आ रहा है या जो भी केस है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू एंड डिले, लेट्स डाइव इन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट। सबसे पहला एमसीक्यू है आपके पास, व्हाट इज अ सेंटेंस। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि सेंटेंस क्या हो सकता है। क्या वो कोई एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें पहला सेंटेंस पहला वर्ड जो हो सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और जो आखिरी वर्ड हो वो एक पीरियड यानी फुल स्टॉप पे एंड हो। क्या सेंटेंस हम इसको कहते हैं? या फिर हम सेंटेंस ऐसी चीज को कहते हैं जिसके पास एक कंप्लीट थॉट हो, या हम सेंटेंस ऐसी चीज को कहते हैं जिसके पास एक सब्जेक्ट या वर्ब हो, या हम सेंटेंस ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें राइमिंग वर्ड हो। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है बेयर, पेयर, टेयर। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस बेसिकली क्या है। दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सेंटेंस। मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए थे, तो अब आप डिसाइड कीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो काइंड ऑफ सेंटेंस में नहीं आता। ठीक है, नॉट लगा हुआ है, देख के जरा। ठीक है, ये कभी कभी बच्चे मिस कर देते हैं एमसीक्यू में, तो अब आप डिसाइड कीजिए इनमें से कौन सा नहीं है। आई होप सो आपने एक कॉपी ली हुई होगी और अपना आंसर लिख लिया होगा। और जो एमसीक्यू आपको ऐसा लगे कि वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कीजिएगा कि आप उसको स्पेसिफिकली अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपके वो समझ में आए। सो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस की कंप्लीट थॉट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस देता है। अगर आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब भी तो इम्पोर्टेंट है, उनका भी तो होना जरूरी है, तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं ना, ये असेंशियल एलिमेंट होते हैं क्लॉज के। एक क्लॉज होने के लिए जरूरी होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब हो। सेंटेंस के मौजूद होने के लिए सेंस का पूरा होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक टाइप होती है क्लॉज की, मैंने आपको पढ़ाई थी डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज का क्या कॉन्सेप्ट है? डिपेंडेंट क्लॉज का ये कॉन्सेप्ट है कि डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, लेकिन उसका जो सेंस होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए तो वो क्लॉज कहलाता है, वरना हम उसको भी सेंटेंस बोलते थे। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। और सेंटेंस में क्या फर्क है? सेंटेंस में ये फर्क है कि सेंटेंस कंप्लीट भी होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी होगा, दोनों बातें होंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इस तरह कोई पूछेगा तो नहीं एमटीकैट या किसी भी एग्जाम में, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है जो पता होनी चाहिए एक इंग्लिश लर्नर को। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, एडवर्बियल। एडवर्बियल की तरह की कोई भी काइंड नहीं होती सेंटेंस की। हाँ, आपके पास एडवर्बियल फ्रेजेस भी होते हैं, आपके पास एडवर्बियल क्लॉजेस भी होते हैं, लेकिन एडवर्बियल सेंटेंस कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को भी जहन में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस अ फैक्ट। कौन सा ऐसा सेंटेंस होता है, काइंड मतलब सेंटेंस की काइंड कौन सी ऐसी होती है जो स्टेटमेंट बताती है या
किसी फैक्ट को स्टेट करती है, मतलब किसी फैक्ट को सामने एक्सप्रेस करती है। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 8 डेक्लरेटिव, जिसको हम असर्टिव भी कहते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी। और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपके पॉजिटिव यानी अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं या फिर नेगेटिव यानी नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। सिंपल है, ठीक है, अभी तक सिंपल ही लगेगा और आगे भी सिंपल ही है क्योंकि इजी है इसका लेवल, ठीक है, टेस्ट का लेवल इजी है। सिर्फ चेक करने के लिए लाइक मैंने रखा है ताकि आप बता सकें, मुझे फीडबैक दे सकें कि आपको ये जो टेस्ट है ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज यूज टू गिव कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट। तो कौन सा ऐसा काइंड ऑफ सेंटेंस है जो कमांड भी देता है या रिक्वेस्ट भी करता है। ये भी बहुत सिंपल है। इसका है आपके पास ऑप्शन नंबर सी विच इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के अंदर हम कमांड दे रहे होते हैं, जैसे कि फर्ज कर लीजिए क्लोज द डोर, या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें प्लीज लगा हुआ होता है, ठीक है, प्लीज क्लोज द डोर। तो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है कि विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। बहुत आसान, बहुत इजी, आप सब बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी विच इज इंटेरोगेटिव। फिर है व्हाट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, व्हाट पंक्चुएशन मार्क टिपिकली एंड्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है भाई, बहुत बार जब आदमी बोले ना तो ऐसा होता है। हालांकि अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है बट मैं पहले से ही बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए। व्हाट पंक्चुएशन मार्क टिपिकली एंड्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आपने बस वो पंक्चुएशन मार्क चूज करना है, सिंपल इज दैट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, ठीक है, बहुत सिंपल। विच काइंड ऑफ सेंटेंस ऑफन यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन या सरप्राइज। वही बात कि स्ट्रॉन्ग इमोशन या सरप्राइज हम अपने इमोशंस या एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं कौन से सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और यही मैंने एग्जाम्पल वाइज यहाँ पे आपको शो कर दिया, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वो, व्हाट हैव यू डन, ठीक है। तो ये सब एक्सक्लेमेशन के साथ यूज हो रहे हैं, हम अपना एक्सप्रेशन या इमोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, पुट इट देयर। अब पुट इट देयर क्या है, ये हुक्म है, और हुक्म का मतलब है कि कमांड है, ऑर्डर है, तो किसमें होगी, ये चीज होगी आपके ऑप्शन नंबर सी यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। फिर है हमारे पास विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज ऑफन यूज टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। अब देखो इन्फॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, तो आप डी की तरफ नहीं जा सकते, जिसका मतलब है बोथ ए एंड बी, यानी डेक्लेरेटिव भी हो और अफॉर्मेटिव भी हो। क्यों? क्योंकि डेक्लेरेटिव का मतलब ये हो गया कि अब आप दोनों की बात कर रहे हैं, यानी अब आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात कर रहे हैं। तो हम तो यहाँ से पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हम ए और बी की तरफ नहीं जा सकते, हम सिर्फ और सिर्फ बी की तरफ जाएंगे, हमें स्पेसिफिक होना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं, इसलिए इजी रख के मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को, बातों को समझा दूं, वरना आप सिंपल सेंटेंसेस वाले भी खराब करके आ जाएंगे, यानी जो सिंपल आपके पास मार्क्स हैं वो भी आप अपने लुटवा के आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, विच इज चूज अ सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस चूज करें जो कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी सेंटेंसेस की, याद होगा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी, वो नया है, तो वो जाकर इसकी वीडियो देख सकता है, कंप्लीट वीडियोस गिवन है सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चूज करना है। हमें ये बात पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जिसके अंदर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, ऑल्दो, ठीक है। तो अच्छा, ऊपर की एक्सप्लेनेशन रह गई थी तो वो मैंने शो कर दी कि ऑप्शन डी आप क्यों चूज नहीं कर सकते। वही बात जो मैं समझा रहा था तो वो मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, वो आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑल्दो इट वाज रेनिंग ही वेंट फॉर अ वॉक। ऑल्दो के साथ कॉमा यूज हुआ है, ठीक है। तो यही होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बाकी जितने सेंटेंस है, पहला वाला भी सिंपल है, दूसरा भी सिंपल है, तीसरा भी सिंपल है, ठीक है, बाकी सारे सिंपल सेंटेंस हैं। तो ये थोड़ा समझिएगा, इसका एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है, तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का फर्क आपको पता होना चाहिए। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे, फिर ये आपको पक्का हो जाएगा। 11 क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस आपको बेसिकली क्या बताता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इस चीज़ को समझिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों, टू एक्सप्रेस मल्टीपल इंडिपेंडेंट आइडियाज। आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं ना, मतलब लिख रहे हैं ना, सेंस ये कि आपका ये टेस्ट है, ठीक है। आप मेरी वीडियो पॉज कर दिया करें जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करूँ,
फिर आपने अपने आंसर लिखे और फिर आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुने। ऐसा नहीं कि मेरे साथ साथ चल रहे हो, फिर क्या फायदा होगा टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट ऐसा टेस्ट है, मैंने इसका नाम ही रखा है प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपकी टेस्टिंग भी हो रही है। ठीक है, दोनों काम एक ही साथ। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। असल में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड सेंटेंस, इसलिए हम कह रहे हैं कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट आइडियाज को हम मिलाते हैं, डिपेंडेंट आइडियाज को नहीं मिला सकते। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अब उन्हें किसी और चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस का क्या केस होता है कि ये ज्वाइन करता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, तो इसलिए तो हम इसका ऑप्शन बी लगाएंगे, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बोलूं या दो इंडिपेंडेंट आइडियाज बोलूं, बात तो एक ही है। तो एग्जामिनर आपसे इस तरह पूछ सकता है घुमा फिरा के, विच सेंटेंस इज यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर वही बात, ठीक है, इसने भी वही काम किया है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ोगे, वो भी क्या यूज करके जोड़ोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके जोड़ोगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके होते हैं फैन बॉयज। पीछे हमने क्या बात की थी, पीछे हमने बात की थी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, जो कि किसमें होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो कंजंक्शंस वाइज भी लाइक याद रखें कि कंजंक्शन किसमें कौन से यूज होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड सेंटेंस। फिर क्या है, व्हाट पंक्चुएशन इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट क्लॉजेस इन अ कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हम कौन से पंक्चुएशन मार्क को यूज करते हैं दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए? क्या वो कोलॉन होता है, या वो सेमी कोलॉन होता है, क्या वो हाइफन होता है, क्या वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है? ये भी मैंने बताया था डिटेल में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम सेमी कोलॉन को यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी यूज करते हैं, कभी कभी फैन बॉयज यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं 14 की तरफ। अ सेंटेंस दैट इज मिसिंग अ सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट थॉट। अब एक ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट भी नहीं रखता, जो वर्ब भी नहीं रखता, जो कंप्लीट थॉट भी नहीं रखता, वो कौन सा सेंटेंस होगा? क्या वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, क्या वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्या वो फ्रेगमेंट होगा या फ्रेज होगा, या वो फिर एक रन ऑन सेंटेंस होगा? क्या होगा वो, अभी आप बताएं। आई होप सो आपने आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेगमेंट या फ्रेज। मैंने बताया था आपको, आधी अधूरी बात होती है तो फ्रेगमेंट या फ्रेज। ठीक है, रन ऑन सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक अलग केस है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि उसके पास कंप्लीट थॉट नहीं होती, लेकिन उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, और कंप्लीट सेंटेंस में तो तीनों चीजें होती हैं। सो आई होप सो दैट इज क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेगमेंट। अब इसमें फ्रेगमेंट ढूंढना है आपने। फ्रेगमेंट क्या होता है, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो शी लव्स टू रीड बुक्स, ये तो कंप्लीट है। रनिंग थ्रू द पार्क, आई विल बी देयर एट 5 o'clock, आर यू कमिंग। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, लेकिन रनिंग थ्रू द पार्क, भागता हुआ गया पार्क से होता हुआ, तो कौन भागता हुआ गया, कहाँ भागता हुआ गया, ये बात तो क्लियर ही नहीं है। तो दैट इज अ सेंटेंस फ्रेगमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ अ सेंटेंस टिपिकली, इसको बार बार मैं इस तरह पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ, कुछ हो गया शायद जबान में मेरी, पता नहीं। So, which type of sentence typically begins with let's and suggest a group of actions? अब हमें suggestion देना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम let's को use करेंगे। और let's या इस तरह की कोई भी बात अगर हम कर रहे हैं, तो ये हम किस तरह के sentences में करते हैं? तो इस तरह की बातें या इस तरह की चीजें हम करते हैं आपके imperative sentences में। So, option number C is correct। हमने 16 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं 17 की तरफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, प्लीज पास द सॉल्ट। आप सॉल्ट को पास कर दीजिए। अब ये सारे इंपेरेटिव मैंने दे दिया ऑप्शन में, अब आप चूज करें ये किस तरह का इंपेरेटिव है। क्या ये कमांड इंपेरेटिव है, क्या ये ऑर्डर इंपेरेटिव है, क्या ये एडवाइस इंपेरेटिव है, या ये रिक्वेस्ट इंपेरेटिव है। अब आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, आपने इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया कि मैंने आपसे प्लीज करके मांगा है, प्लीज पास द सॉल्ट। तो प्लीज जब मैं बोल रहा हूँ, प्लीज का मतलब ये है कि अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर मैं प्लीज हटा दूं तो फिर क्या बनेगा, ये फिर या तो ये ऑर्डर है या ये कमांड है, एडवाइस तो हो ही नहीं सकती। एडवाइस का मतलब ये है कि यू शुड ईट या यू शुड डू दैट, शुड लगता है उसमें। ठीक है, आपको ऐसा कर लेना चाहिए, वो फिर क्योंकि एडवाइस है ना, सलाह दे रहे हैं हम। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस डाउट या मेक्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वही बात, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो एक्सप्रेस कर रहा है डाउट को या एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा है। तो इसका आंसर आपने लगाना, ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि एंड में मैंने रिक्वेस्ट वाली बात कर दी, शुरू में मैंने एक्सप्रेशन वाली बात कर दी, बट याद रखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे एक्सप्रेशन की जो कि या तो आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा या फिर आपको डाउट शो करेगा। ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन की बात हो तो वो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी में। मैं तो आपसे टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि एक्सप्रेशन कौन शो करेगा। और एक्सप्रेशन अगर हमें शो भी करना है तो उसका एक स्पेसिफिक कोई पॉइंट होगा। यहाँ पे मैंने देखो और लगा के इसीलिए तो लिखा मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ये इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर ये मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट वाला पॉइंट मैं हटा दूं, इसकी जगह भी कोई एक्सप्रेशन दिखा दूं, शो कर दूं, तब ये पूरी तरह से एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने बात चेंज करी कि मेक्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये इंपेरेटिव ही होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अ सेंटेंस दैट जॉइंस एन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, ऐसा सेंटेंस जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लेगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज लेगा, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा। सिंपल बात है, देखो सिंपल के अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का तो केस ही अलग है, उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसमें तो हम बात करेंगे अलग। उसके अंदर एक डिपेंडेंट होता है, दो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो अलग केस है। अब हम चलते हैं 20 की तरफ। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर। बहुत सिंपल बात, कौन सा ऐसा सेंटेंस होता है जो विश या डिजायर को शो करता है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और एक्सक्लेमेटरी में भी याद रखिए कि एक्सक्लेमेटरी के अंदर भी हम एक टाइप पढ़ते हैं ऑप्टेटिव, उसके अंदर ही आता है विश और डिजायर, ठीक है। विश और डिजायर के लिए आप हमेशा ऑप्टेटिव चूज करेंगे। अगर हमारे ऑप्शंस में से कहीं भी ऑप्टेटिव होता तो हम एक्सक्लेमेटरी को छोड़ के ऑप्टेटिव की तरफ चले जाते, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी बात में स्पेसिफिक होना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्टेटिव दिया हुआ ही नहीं था, तो हम किसकी तरफ गए, हम एक्सक्लेमेटरी की तरफ गए, क्योंकि ऑप्टेटिव को भी एक्सक्लेमेटरी की टाइप समझा जाता है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट पंक्चुएशन मार्क टाइपिकली एंड्स एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को कौन सा पंक्चुएशन मार्क एंड करता है, तो जाहिर है एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क ही एंड करेगा। सिंपल बात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिर है विच सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आपने एग्जांपल चूज करनी है, तो यहाँ पे जाहिर है जिसमें एक्सक्लेमेशन यूज हो रही होगी वही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जांपल होगा, वही सेंटेंस। तो आपका यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप देख सकते हैं आई कांट बिलीव इट्स स्नोइंग, इसके आखिरी में मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। सो आई होप सो दैट इज क्लियर। अब हम चलते हैं 23 की तरफ। अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वही बात, एंड नो डिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा नहीं नहीं, ये दूसरी बात है। इसमें क्या है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज एक भी नहीं है। अगर डिपेंडेंट क्लॉज एक होता तब हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले जाते, विच इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि डिपेंडेंट क्लॉज एक भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। सिर्फ इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ देता है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। Which of the following sentences is an example of a run-on sentence? Run-on sentence क्या होता है, इसकी बात अभी तक हमने नहीं की, तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ। देखो, run-on sentence हमेशा वो सेंटेंस होता है जिसमें हमें बीच में कोई ना कोई चीज यूज करनी होती है, कोई कंजंक्शन या कुछ ना कुछ, ऐसा कंजंक्शन ही होता है मेनली जो यूज करना होता है, लेकिन वो हम यूज नहीं करते, हम अपनी बात डायरेक्ट कर देते हैं, हम रोंद के चले जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ये कॉमा लगा है ना, ये भी गलत लगा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा जरा, कहाँ गया, बस यही है, रुके। हाँ, असल में यही इसका आंसर है, आई लाइक पिज्जा शी प्रेफर्स पास्ता। तो इसके अंदर कॉमा नहीं लगाया हमने, ठीक है, या तो हम कॉमा या कंजंक्शन नहीं लगाते, तो इस वजह से वही हमें वही चीज जो है रन ऑन सेंटेंस कहलाती है। अगर आप कॉमा लगा दें या आप कंजंक्शन लगा दें तो फिर वो रन ऑन नहीं होती। रन ऑन का मतलब ही ये होता है कि आप सेंटेंस के ऊपर से रोंद कर चले गए। रोंद कर इन सेंस ये कि सेंटेंस लेटा हुआ था, आप उसके ऊपर से चढ़ के चले गए, आपने ना कोई पॉज लिया, आपने ना कोई कंजंक्शन लगाया। जैसे यहाँ पे मैंने बात की ऑप्शन नंबर ए में, आई लाइक पिज्जा शी प्रेफर्स पास्ता। अरे भाई, मैं बोलूंगा आई लाइक पिज्जा एंड शी प्रेफर्स पास्ता, या मैं बोलूंगा आई लाइक पिज्जा बट शी प्रेफर्स पास्ता। कुछ तो करूंगा ना मैं, जिनसे इन बातों को मैं सेपरेट कर सकूं, जोड़ सकूं, मतलब थोड़ा सेपरेट रखूं, जोड़ू नहीं। यहाँ पे ये जुड़ गई हैं दोनों बातें, आई लाइक पिज्जा शी प्रेफर्स पास्ता, तो ये मिक्स हो रहा है, हमें मिक्स नहीं करना, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रन ऑन सेंटेंस। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
सेपरेटली। तो 25 पे हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा जा रहा है, तो या तो ये सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया होगा जो कि बिल्कुल गलत है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस होंगे, ये भी सही नहीं है। ये प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन इन द मेन क्लॉज, ठीक है, ये थोड़ा बहुत लग रहा है हमें, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, टू आस्क कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा, तो जाहिर है सी ही होगा ऑप्शन, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसी एक्शन की मेन क्लॉज के अंदर, क्योंकि दो क्लॉजेज होते हैं ना, तो एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपका मेन क्लॉज होता है, ठीक है, उसी को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो उसके अंदर मौजूद एक्शन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका डिपेंडेंट क्लॉज दे रहा होता है, वही मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है वो, इसलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं विच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे शायद बी की तरफ चले जाएंगे, जो कि वो गलती करेंगे इंडिपेंडेंट का नाम सुनते ही। भाई बी की तरफ आप तब जाओगे जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अभी सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहा हूं, तो अब मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ, विच इज सिंपल सेंटेंस। फिर है आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या क्या कंटेन करता है, तो वही बात जो मैंने बताई पीछे कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज कंटेन करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर है हमारे पास अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन करेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये चीज आपको याद हो गई होगी आज के एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कि किस टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट या लेक्चर हमने डिटेल में देखा हुआ है, अब हमने इसके कुछ एमसीक्यू देख लिया, अब हमारे जहन से ये कॉन्सेप्ट कोई निकाल ही नहीं सकता, ठीक है, सेंटेंसेस पक्के हो गए। तो व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स क्विकली लेफ्ट द रूम, ये मैंने एक एज एग्जाम्पल दिया, अब आप बताइए कौन सा सेंटेंस है। तो वाइल, व्हेन, ऑल्दो, दो, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर, और ये आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शी वांटेड टू ट्रेवल बट हर बजट वाज लिमिटेड। अब बताइए ये क्या है। आप में से बहुत हसीन और बहुत ही होशियार बच्चे होंगे, वो कह रहे होंगे कि बट लगा हुआ है फैन बॉयज के अंदर आता है, बट फॉर एंड बट येट सो नॉर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फैन बॉयज का हिस्सा है, और फैन बॉयज हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो हम यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कंपाउंड सेंटेंस। आई होप सो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जिस बच्चे को भी ये बातें समझ में नहीं आ रही या जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझसे पूछ भी सकता है, और वो इन लेक्चर्स के लाइक इन लेक्चर्स के जो मतलब मेन हमारे पास आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको वो समझ सकता है। मतलब इनकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट में बना के डाला हुआ है ना इनको, अब एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर सब कुछ है इसका, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। और अभी जो बच्चे कनेक्टेड नहीं हैं कम्युनिटी से या इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो वो इसकी लिंक देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो तो चलो आपको चैनल बायो पे मिल जाएगी, बट जो कम्युनिटी की लिंक है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लाइक उसको ज्वाइन करना इस सेंस में ज़रूरी होता है कि या तो मैं आपको अपनी वीडियोस की अपडेट दे सकता हूँ, या चैनल पे क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या इशू है, या कौन सा नया कोर्स रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो इन सब की एक्टिविटी या जानकारी सारी वहाँ पर मैं पहले से ही बता दूँ, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है ओवरऑल, हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे मैं कुछ रिलीज कर दूँ वहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। और लेक्चर्स अगर आपने नहीं लिए सेंटेंसेस के ऊपर, तो पहले उन लेक्चर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करें, फिर आप ये वाला टेस्ट अगर अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छी बात होगी। खैर अब तो आप कर चुके, अगर जो नए बच्चे थे और जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया था, लेकिन आप उस लेक्चर को लाजमी अब लीजिएगा, उसको समझिएगा, फिर आपका जो ये वाला आइडिया है ना, कॉन्सेप्ट लाइक सॉल्व करने के बाद का जो आइडिया है, क्योंकि जाहिर है आपने भी तो कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा ना सेंटेंसेस का, तो अब आपने अगर पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अभी एमसीक्यू आपने सॉल्व कर लिया, अब आप जाके मेरा लेक्चर ले लें, ठीक है, वो और मजबूत हो जाएगा। मैंने क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं सेंटेंसेस। सो आई होप सो दैट इज ऑल क्लियर। आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आया अगर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेक्चर तो था ही नहीं, आपका टेस्ट था, ये प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। हमने 30 के 30 एमसीक्यू सॉल्व किए और बहुत एफिशिएंटली हमने कर लिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से।
और एमसीक्यू की डिफ़िकल्टी भी मैंने ईज़ी रखी थी, वो इसीलिए रखी थी ताकि मैं सिर्फ चेक कर सकूं कि आपका इसमें क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये पहली वीडियो होगी हमारी प्रैक्टिस की। तो अब आप बताएंगे कि भाई सर ऐसे सेशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है, आप हमारे एमसीक्यू सॉल्व करवाएं ना करवाएं। किसी एक की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको सामने रखूं। फिर मैं पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ और डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़ को भी इंक्लूड करूंगा, अगर आप इससे खुश हैं तो। ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है, मैं भी थोड़ा बिजी होता हूँ, तो इस वजह से मुझे आपकी सजेशंस या आपकी जो फीडबैक होंगे उनके मुताबिक चलना होगा। ठीक है, सो आई होप सो आज का जो ये हमारा सेशन था ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा हुआ होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इसके अंदर कमी पेशी हो और आप चाहते हैं कि वो इंक्लूड की जाए, वो कंसिडर की जाए, तो लाजमी उसे मेंशन कीजिएगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हम्बल एंड एस इंग्लिश विद रोहान। थैंक यू।